मैं यानी कि रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज हम क्या करने वाले बच्चों, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए लेके आए हूं आप सभी के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए आप सभी को मैंने मैप की वीडियो, कार्टून की वीडियो, टॉप 25 जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी वीडियो, सैंपल पेपर भी एक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है मिड टर्म के लिए। और अब की बार हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? एमसीक्यू के ऊपर। जितने भी एमसीक्यू आप सभी के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि 6 ही चैप्टर आ रहे हैं। 6 चैप्टर, वैसे तो मैं 50 एमसीक्यू देने वाला था, लेकिन क्योंकि 6 ही चैप्टर आ रहे, चैप्टर्स कम है, इसीलिए मैंने 40 एमसीक्यू ही आपके इस वीडियो में ऐड किया है। तो चलिए एक एक करके सभी एमसीक्यू को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ये हमारा एमसीक्यू पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ओपन हो चुका है पेज हमारा। देखिए आप सभी को करना है क्या है, अगर आप सभी को पहले से आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में फायर वाली इमोजी के साथ आंसर बताते हुए चलना है। जितना ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट करें, ठीक है जी। और इसके अलावा देखो, सिर्फ 40 एमसीक्यू की बात यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आसपास की जो भी इर्द गिर्द की जो भी चीजें होगी उसको भी हम सभी करते हुए चलेंगे, ताकि अगर इस एमसीक्यू के बाहर से भी कुछ भी आए तो हम लोग कम से कम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो, इस काबिल हो कि हम उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सके, है ना जी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन है जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका बदल जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर आप करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है जी। देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन सपोर्ट से मैंने ले रखे हैं। सपोर्ट मटेरियल में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय कह रहा हूं, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ठीक है जी, जो अंतिम रूप से पारित हुआ हमारा संविधान, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो बन के तैयार हो गया था, तो उस दिन कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे, 284, 288, 290 और 294। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 284 सदस्यों ने क्या किया था? अंतिम रूप से पारित संविधान जो है ना, उस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका 284 क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? भाई ये जो मैंने आपको कल जो सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया था, उस सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है ना। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में है 12 अनुसूचियां, है ना जी। वर्तमान में 12 है। मूल संविधान की मैं बात करूं, मूल संविधान का मतलब क्या है बच्चों? आप सभी को पता है कि मूल संविधान का मतलब है कि जब आपका 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसको हम मूल संविधान बोलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395, ठीक है जी। इसके अलावा अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी मात्र 8, है ना। 8 अनुसूचियां थी, 18 हो गया, ये 8 होगा। इसको मिटाया जा सकता है क्या? अरे यार ये कभी कभी काम करता है ठीक है, अनुसूचियां थी 8। और इसी के साथ साथ अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग कितने थे भाई? भाग थे 22, ठीक है। लेकिन अभी ये संख्या बदल चुकी है। अभी की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं, संविधान में बदलाव किए गए हैं, है ना। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लगभग 448 इसमें अनुच्छेद देखने को मिलेगा। कई जगह पे, ज्यादातर पे आपको 448 अनुच्छेद देखने को मिल जाएगा। बाकी
और कई जगह 470 भी दे रखे हैं, कई जगह 475 भी आपको मिलेगा, लेकिन 448 आप बता सकते हैं। ठीक है, अनुसूचियों की बात करूं तो अनुसूचियां अब 8 नहीं बल्कि कितनी अनुसूचियां है, जो कि अभी मैंने आपको बताया 12 अनुसूचियां है। और भाग की संख्या की बात करूं तो 22 भाग नहीं बल्कि 25 भाग है। ठीक है जी, कितने भाग हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। तो ये डाटा याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है जी, चलिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो यहां से एक एमसीक्यू जरूर बनेगा, एमसीक्यू एक जरूर बनेगा कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपको एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट पेज पे फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, या फिर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचारधारा है वो कहां से लिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये जो प्रावधान है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है जी, यूएसए के संविधान से इस प्रावधान को हमने भारतीय संविधान में ऐड किया है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना वाद विवाद के पारित हो गया? मतलब कोई ऐसा प्रावधान रहा होगा, कोई ऐसी व्यवस्था भारत में लागू की गई जो जिसपे ज्यादा कुछ बहस हुआ ही नहीं, सिंपल तरीके से सभी लोग जो थे वो सहमत हो गए कि हाँ ये चीज अपने देश में होना ही चाहिए, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता भाई। तो ऐसा कौन सा प्रावधान था इसमें से? संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की शक्तियां, विकेंद्रीकृत प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक मताधिकार। क्या समझ में आता है इससे? आप सभी को पता है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु के जो महिला है, पुरुष है, उनको बिना भेदभाव के वोट डालने का हक दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, मत डाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में व्यक्तियों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ठीक है जी, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मैं आपको नाम बता देता हूं, संख्या आप सभी कमेंट में बता देना। नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध का मौलिक अधिकार है। उसके बाद आप सभी को पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार है, और आखिर में सभी अधिकारों का पापा है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप लोग बता देना भाई कितने मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए। संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है भैया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। संविधान सभा का निर्माण हुआ किस आधार पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन ने जो सदस्य सुझाव दिए थे उसके आधार पे, है ना, या फिर 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, माउंटबेटन प्लान द्वारा, या फिर क्रिप्स मिशन द्वारा। देखो कैबिनेट मिशन 1946 में बनाई गई थी, मतलब ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। और 1935 में जो स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, मतलब 1935 में आपको पता है कि प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं के क्या हुए थे? भारत में चुनाव हुए थे। तो इस चुनाव के आधार पे ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, है ना। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव इसी चुनाव के आधार पे किया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो पूरी तरीके से कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य सुझाव दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। माउंटबेटन प्लान की बात करूं तो भारत का विभाजन जो किया गया था ना, वो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, भारत के सबसे अंतिम जो गवर्नर जनरल या वायसराय जिनको हम बोलते हैं वो है माउंटबेटन थे, है ना। तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। क्रिप्स मिशन की बात करूं तो ये 1942 में भारत आए, है ना। ये मिशन कब आया था? 1942 में भारत आया था। इसके जो प्रमुख थे वो सर जॉन क्रिप्स, ऐसे कुछ नाम था इनका, है ना। क्रिप्स नाम शॉर्ट में आप ले सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें भारतीयों को हिस्सेदारी देने के लिए कुछ कार्यक्रम लेके आए थे, लेकिन इसका भी जोरदार भारत में
क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में दिए गए हैं, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किस किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिछली सैंपल पेपर के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़े चेंज किए गए हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है 14 से 32। तो आप लोगों को जब भी 14 से 32 दिखेगा आपको यही आंसर बताना है। मैंने एक चीज और आपको बताया था कि वैसे तो हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है हम तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना मेरे दोस्त। तो इस हिसाब से आप लोग 14 से 32 बताएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जितने बच्चे अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किए भाई, लाइक तो बनता है ना यार वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा मस्त सा, जिससे कि मेरे को भी और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है, और एग्जाम के बाद भाई आप लोग ना इस चैनल की सारी वीडियो देखना, अभी इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, मिड टर्म कम से कम तुम्हारा अच्छा चला जाए, यही मैं चाहता हूं। मिड टर्म के बाद फाइनल एग्जाम में एकदम रॉपचिक तरीके से तैयारी करेंगे, मस्त जबरदस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो अगर चैप्टर्स की वीडियो लेके आता हूं, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाता हूं, तो उन सारी वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कीजिए, मेरे को भी सपोर्ट कीजिए और मेरी पूरी टीम को, है ना जी। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार है। देखो संपत्ति के अधिकार की मैं बात करूं तो पहले ये था मौलिक अधिकार। ठीक है, ये था 7वां मौलिक, मतलब 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार में से एक था, है ना, ये था हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, अब है ये कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। यह मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटा था, तो 1978 में हटा था। ठीक है, 1978 में इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हुआ कौन सा संशोधन था, 44वें संशोधन के माध्यम से इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। उसी समय जमींदारी प्रथाओं का उन्मूलन किया गया था। तो इसके तहत आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाना सरकार के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है जी, आगे आ जाओ, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार का रखरखाव संरक्षक है, मतलब कि मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, सभी बच्चे बता पाएंगे। मेरे को लगता है कि देखो जिस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कुछ ज्यादा घुमा, बच्चों को लगता है कि भाई पेपर का लेवल बहुत ही टफ आता है। हमें ना सारे टीचर जो कुछ ज्यादा पढ़ लिए होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई बिल्कुल टफ क्वेश्चन हम करके जाएंगे तो हमारा पेपर अच्छा जाएगा। देखो मेरे दोस्त, पेपर में मैं बोल रहा हूँ ना 70% की मैं बात करूँ तो हमारा जो एग्जाम होता है इसमें बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो 70% क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान हलवा होंगे, बिल्कुल हलवा। इसके अलावा 20% क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम लेवल का होगा, मतलब जिसको नॉर्मल से थोड़ा ऊपर पढ़ने वाला जो बच्चा है वो कर पाएगा। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको वही बच्चा कर पाएगा जो कि सही में मेहनत कर रहा है, पूरे साल मेहनत कर रहा है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, तो वो 10% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, है ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर आप 95 क्रॉस करते हो ना, जब आप 95 क्रॉस करते हो यानी कि आपने जम के मेहनत किया है। अगर आप 85 क्रॉस किया है तो हाँ नॉर्मल मान के चलते हैं, है ना, कि भाई चलो मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं कि आप नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर आपने स्टडी किया है, मतलब सम्मानजनक स्कोर होता है। 95 बहुत ही बेहतरीन स्कोर है, बेहतर स्कोर है। 85 क्या है, एक सम्मानजनक स्कोर है कि सम्मान मिल जाएगा आपको भाई सोसाइटी में, है ना, दोस्तों के ग्रुप में। लेकिन अगर आप लाते हो 60 नंबर लेके आते हो, आप 70 नंबर लाते हो, तो इस पे आपको कोई शायद कोई ध्यान भी ना दे। वो भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके आप अगर 60-70 नंबर ला रहे हो तो कोई बहुत अच्छा आपने स्कोर नहीं किया है ना। 95 लेके आओ ना मेरे दोस्त, 95 से ऊपर जाओ तो लगेगा हाँ आप कुछ मतलब सही में मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चीजों को सीख रहे हो आप। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार का रख रखाव या संरक्षण कौन करता है भाई, किसके द्वारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है ना। आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय भी कई रीट जारी कर देता है ना। रीट यानी कि एक तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आदेश जारी करता है। तो
उसके माध्यम से वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, चलो सभी बच्चों को आ रहा समझ में। मौलिक अधिकार है, देखो भैया मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो मौलिक अधिकार जो है ना वो न्याय योग्य है। कहने का मतलब क्या है, न्याय योग्य का मतलब यह है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो कि भैया हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हो गया, बचाओ बचाओ, हमारे इस मौलिक अधिकार को बचाओ। ठीक है, तो आप न्यायालय में जा सकते हो और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करवा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ आओ मेरे भाई, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, इधर देखो ना। देखो समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है। समानता आपको पता है कि भाई 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार, जो एक तरीके से इस बात को बयां करता है अधिकार कि कानून के सामने सब बराबर है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है ना, जाति धर्म लिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। इसका वर्णन 14 से लेकर 18 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमारे 19 से लेके 22 में है। ठीक है, उसके बाद 22 से 23 में किसका है भाई, 22 से 23 क्या हो, 23 से 24 में किसका है, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद आते हो 25 से लेके 28 में किसका है, धार्मिक स्वतंत्रता का। उसके बाद 29 से लेके 30 में किसका वर्णन किया गया है, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 32 में आ जाओगे भैया, तो 32 में संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, रहेगा सबको याद करके रखना भाई, यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे, तुम बोलोगे भैया रोशन भैया ने नहीं बताया था, तो फिर भाई ये तो गलत हो जाएगा ना यार, मैंने तो बता दिया था आप लोगों को, मैंने पढ़ा दिया था, पर आप गलत करके आ गए क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, आप रील्स देख रहे हो, आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हो बस, है ना। और फिर आप सोचते हो, एक बच्चा, मैंने पिछली वीडियो में बोला कि मैप की वीडियो मैंने 16 मिनट की बनाई। ठीक है, एक मैप की वीडियो अभी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया था, तो मैप की वीडियो भाई 16 मिनट की खींच दी मैंने। वैसे तो सही में मतलब 5 मिनट की बननी चाहिए थी, मैं मानता हूँ 5 मिनट की वो वीडियो बननी चाहिए थी, लेकिन 16 मिनट चला गया क्योंकि उसमें सिर्फ 6 लोकेशन आपको बताने थे जो कि मैप में इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उस पूरे मैप में मैंने आपको इंडिया के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य को लोकेशन बता दिए कि भाई कौन सा राज्य कहाँ है, ये सब कुछ मैंने बताया। उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया, तो बच्चे बेवकूफ होते हैं ना, कमेंट जो कर रहे हैं कि भाई बकवास कर रहा है टीचर, 2 मिनट की वीडियो को 16 मिनट का बना दिया। तो मैं ऐसे नेगेटिव कमेंट को वैसे वही है ना कि भाई इतने सारे पॉजिटिव कमेंट के बीच में जब एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है ना तो वो थोड़ा सा खलता है। लेकिन मेरे को लगा कि भाई मेरी गलती तो यहाँ पे है नहीं, मैं तो भाई कहीं ना कहीं वो 16 मिनट में मैंने कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ बेहतर सिखाया है। मैं सिर्फ 6 लोकेशन रटवा देता आपको और चला जाता 5 मिनट या 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो बना के। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताया है जिंदगी में हमेशा काम आएगा आपको, है ना, हमेशा काम आने वाली चीजें है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। बच्चे तो वैसे नंबर फिक्स करने आते हैं, सिर्फ सीखने नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त सीखना ज्यादा जरूरी है। नंबर ठीक है, नंबर एक रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में दिलाती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप सही में वास्तव में नॉलेज आपके पास है तो आप कभी ना कभी अपना परचम जरूर लहराएंगे। नंबर उतना मैटर फिर नहीं करेगा। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अवशिष्ट, अरे वो हो गया था ना भाई, स्किप तो नहीं कर दिया, हाँ ये क्वेश्चन भाई स्किप हो गया था यार, फिर अभी तुम लोग कमेंट करते भैया बात करते करते भूल गए आप, इस क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। देखो क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रकृति थी। संविधान सभा की प्रकृति क्या थी, जो संविधान सभा बनाया गया था 1946 में, है ना, हमारा जो संविधान सभा जो बना था तो इसकी प्रकृति क्या थी, मतलब क्या यहाँ पे पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, है ना, उसका नेचर कैसा था, कहीं ना कहीं प्रकृति यानी कि नेचर कैसा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रतिनिधि परक, यानी कि यहाँ पे सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा था, सभी लोगों का। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हम आम नागरिकों ने संविधान सभा का सदस्य को नहीं चुना था, है ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधि परक तो नहीं था। स्वेच्छाचारी, अब स्वेच्छाचारी का मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा से। तो संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं खुद की इच्छा से भी वो नहीं बन गए थे संविधान सभा के सदस्य, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिनायकवादी, अधिनायकवादी का मतलब होता है निरंकुश, ठीक है, तानाशाही जिसको हम बोलते हैं, जिसमें किसी एक सदस्य का बोलबाला होता है, किसी एक व्यक्ति का बोलबाला होता है।
तो ऐसा भी नहीं था कि संविधान सभा में किसी एक व्यक्ति का बोलबाला हो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, मतलब संविधान सभा के जो सदस्य है उसकी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 1935 में जो हमारे हुए प्रांतीय चुनाव, इस चुनाव के माध्यम से सदस्यों को चुना गया था, है ना। और यहाँ पे क्या होता था कि आम नागरिकों ने तो चुना नहीं था, यहाँ पे सभी लोग विचार विमर्श करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का जो बोलबाला है वो होता था, अगर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उन्हीं का बोलबाला था, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। सभी चीजों पे बहुत ही विचार विमर्श होता था, वोटिंग होती थी, उसके बाद डिसीजन लिया जाता था कि संविधान सभा में इसको हमें शामिल, मतलब संविधान में हमें इस प्रस्ताव को शामिल करना चाहिए, इस प्रस्ताव को नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसमें से कोई नहीं, ये आपका मेरे हिसाब से सही आंसर है। आपको कुछ और लगता है, अगर आप सर्च करके आते हैं तो बता सकते हैं मेरे को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत को लिया गया, मतलब अवशिष्ट जो शक्तियां है भारतीय संविधान में, जो अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है वो कहां से लिया गया है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बात करूं, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये है कि आपको पता है कि सरकारों के बीच में जो शक्तियों का, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। सबसे पहले आता है हमारा केंद्र सूची, है ना, केंद्र सूची। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है समवर्ती, समवर्ती सूची, ठीक है। आप सभी को पता है कि केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषय पे जो दोनों सरकारें हैं वो मिलकर कानून बनाती है। लेकिन कोई ऐसा भी मुद्दा हो सकता है जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में हो, ना ही राज्य सूची में हो, ना ही समवर्ती सूची में हो, तब क्या होगा? तो जिसका वर्णन केंद्र, ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है ना, ऐसे विषय जिसका वर्णन तीनों में से किसी सूची में नहीं है, तो उसको हम अवशिष्ट शक्तियां बोल देते हैं, ठीक है। और इन अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का हक जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है, ठीक है। ये बात समझ गए। तो ये जो हमने लिया है वो कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? मतलब भारत में किस, आपको पता है कि 2 प्रकार की चुनाव व्यवस्था होती है। एक होती है सर्वाधिक मत से जीत व्यवस्था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है समानुपातिक या फिर आनुपातिक विधि होती है, जिसमें अनुपात में मतलब जो है सीटें दी जाती है किसी पार्टी को। तो इस प्रावधान के माध्यम से भारत में किसका चुनाव होता है? लोकसभा का? नहीं जी नहीं, लोकसभा का तो नहीं होता, हमें पता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आप सभी को पता है किसके माध्यम से होता है? सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के माध्यम से। राज्य विधानसभा के चुनाव, तो भाई राज्य के जो विधानसभा का चुनाव है वो भी सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली व्यवस्था से ही होती है ना। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसका चुनाव भी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से ही होती है। रह गया सी ऑप्शन, राज्यसभा के चुनाव। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ठीक है जी, आया समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है आप सभी के सामने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें और ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन निश्चित करता है? मतलब भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग की, है ना जी। चुनाव आयोग का गठन जो है वो जनवरी 1950 में किया गया था, जनवरी 1950, ठीक है। तारीख भाई मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है,
जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। सुकुमार सेन जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त थे हमारे देश के। अभी राजीव कुमार है, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। एक बार गूगल कर लेना आप लोग। राजीव कुमार जो है वो हमारे इस समय जो है वो भारत के चुनाव आयुक्त है। और पहले कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये दोनों ही नाम याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है तो आ सकता है। चलो, वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार क्या है? कौन सा अधिकार है? ये सैंपल पेपर में भी था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो वैसे वोट डालने का अधिकार जो है एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अधिकार का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम वैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं। वैधानिक अधिकार का मतलब क्या होता है भैया? वैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसको हम बोलते हैं वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो ये एक तरीके से वैधानिक अधिकार भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो, वोट डालने का अधिकार भी लेकिन छीना जा सकता है जब आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाता है, आपातकाल अगर देश में लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो उस समय आपके सारे मौलिक अधिकार भी निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपातकाल लग जाए तो ऐसे ही वोट डालने का अधिकार भी आपसे छीना जा सकता है अगर आपातकाल इमरजेंसी कभी लग जाए तो, ठीक है। उस समय सारे अधिकार निरस्त हो जाते कहीं ना कहीं। देखो अगला क्या है? चुनाव विवादों को कहां चुनौती दी जा सकती है? जो चुनाव आधारित विवाद होते हैं, जैसे मान लो कि आम आदमी पार्टी के हमारे जो नेता है सबसे, है ना, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है हमारे केजरीवाल, ठीक है। और बीजेपी पार्टी के नेता हमारे सबसे बड़े है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो केजरीवाल जी हमेशा आरोप लगा देते हैं कि भैया ये बीजेपी पार्टी जो इसलिए जीत जाती है क्योंकि ईवीएम में ही गड़बड़ी। चुनाव आयोग तुम इसकी ना जांच करवाओ, ठीक है। तो चुनाव आधारित जितने भी विवाद होंगे उसको चुनौती आप कहां दोगे? चुनाव आयोग को दोगे ना भाई, ठीक है। न्यायालय वाले से क्या मतलब? चुनाव आयोग ही इन विवादों का समाधान करेगी, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन बी आपका चुनाव आयोग क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, क्या लिखा है। जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो उसको आप क्या कहोगे? ठीक है, जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं मतलब पूरा समय काल पूरा हो गया तो उसको हम अक्सर बोलते हैं आम चुनाव। क्या बोलते हैं? आम चुनाव, है ना। 5 साल बाद यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव बोला जाता है। उपचुनाव का मतलब होता है बीच में कभी भी चुनाव हो जाए, कोई व्यक्ति मतलब जैसे उपचुनाव का मतलब होता है कि चुनाव हो चुका है, ठीक है, चुनाव हो चुका है, चुनाव होने के बाद किसी व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और वो सीट खाली हो गया, तब वो चुनाव होगा, उसको हम बोलेंगे उपचुनाव, ठीक है। और मध्यावधि चुनाव मतलब ये भी कहीं ना कहीं उपचुनाव का ही एक उपचुनाव जैसा ही है, लेकिन मध्यावधि से ही समझ में आता है कि बीच में, है ना, जो टाइम पीरियड है, मान लो 5 साल का टाइम पीरियड है, बीच में कभी भी कुछ भी हो जाए तो उस समय भी चुनाव की जरूरत हो जाएगी, तो उसको हम मध्यावधि चुनाव बोलेंगे। लगभग सिमिलर ही है, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव, ज्यादा अंतर नहीं है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलो तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आम चुनाव। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लोकसभा या राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव, मतलब कि अगर आप सांसद बनना चाहते हो या प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो या फिर आप विधायक बनना चाहते हो, तो क्या आयु होनी चाहिए? 25 साल, ठीक है। अगर आप 25 साल के हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो, जाओ नामांकन करवाओ, इलेक्शन लड़ो और फिर देश के लिए, समाज के लिए बेहतर काम करो अगर कर सकते हो तो। नहीं तो बहुत सारे लीडर तो आपको पता ही है कि सिर्फ जेब भरने के लिए नेता बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेता बनना चाहते हैं। क्या आप कैसे नेता बनना चाहते हो? कमेंट में बताना। नेता बन के क्या करोगे? अगर तुम्हें सीएम बनने का मौका मिलता है, मान लो दिल्ली का सीएम तुम्हें बनाया जाता है, क्या करोगे तुम? ठीक है, कमेंट में बता सकते हो भाई अपने राय। चलो आगे बढ़ते हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अध्यात्मक व्यवस्था, जहां पे आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वहां पे अध्यात्मक व्यवस्था है।
तो इसमें राष्ट्रपति को क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है ना। राज्य यानी कि देश का भी प्रमुख होगा और सरकार का भी प्रमुख होगा। पूरे पावर किसको दिए जाते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति को। पूरे पावर किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए आयु निर्धारित है। भाई देखो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या आयु चाहिए, अभी अभी बताया, इससे पहले तो बताया है ना। तो सेम आयु चाहिए भाई, 25 साल। 25 साल के हो तो लड़ सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाती है ना। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, महाभियोग। वैसे अमूमन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो काफी टफ होता है और आसानी से आप महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते, है ना। लेकिन प्रक्रिया का नाम क्या पूछा गया है तो आप महाभियोग बता देना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, तो अधिशात्मक शासन प्रणाली है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार क्या है, ये क्वेश्चन समझने वाले। लोक सेवक यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी जैसे कि डीएम हो गए आपके, है ना जी, एसडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं आपके। ठीक है, यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के रैंक के जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो सब एक कहीं ना कहीं लोक सेवक अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति का आधार क्या है, क्या राजनीतिक योग्यता के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है, या फिर दक्षता एवं योग्यता के आधार पे, या फिर मात्र निर्वाचन के आधार पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षता, यानी कि जो उनके अंदर जो कुशलता है उसके आधार पे और उनके अंदर जो योग्यता है उसके आधार पे। क्योंकि कितना टफ होता है यूपीएससी का एग्जाम, आप लोग सुने होंगे, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कितना टफ एग्जाम होता है। इस एग्जाम को देने के बाद जो ये अधिकारी हो चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दक्षता योग्यता मौजूद है जब ही तो बन पाएगा कोई व्यक्ति, है ना जी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, ये भी कमेंट में बताओ। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे है कुछ ऐसे दमदार पावरफुल, है ना, जो कि ये सपना लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, तो नहीं जी नहीं, ये तो नहीं करते। मतलब इनका भी योगदान होता है, दोनों सदन के सदस्य होते तो है, लेकिन और भी बंदे होते हैं, और मतलब और भी लोग होते हैं जो कि इनके राष्ट्रपति जी के को चुनने में अपना योगदान देते हैं। तो ये वाला तो नहीं होगा, सिर्फ इनको हम नहीं ले सकते। संसद एवं राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, बिल्कुल संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, सही बात है, ये भी तो होते ही होते कहीं ना कहीं। संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो संसद के भी होंगे और राज्य के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी होंगे। तो संसद में आपको पता है, संसद में कौन आ गया, ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया भाई, 2 बार रिपीट हो गया ना। संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है 2 बार ये पॉइंट रिपीट हो गया आपका। ये वाला पॉइंट सही होगा कि संसद एवं राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य है ना, वो सब राष्ट्रपति को चुनने में अपना योगदान देते हैं, उनके माध्यम से चुनाव होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कार्यपालिका क्या काम करती है मेरे दोस्त। तो आसान क्वेश्चन है बहुत। कार्यपालिका जैसे कि आप सभी को पता है, सरकार जो है हमारी, है ना, सरकार जो है हमारी, सरकार उसके 3 अंग है। कौन कौन से अंग है, सबसे पहले आपका है सबसे पहले नंबर पे आता है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है नहीं, वैसे सबसे पहले नंबर पे हम, वैसे चैप्टर में दे रखा है पहले नंबर पे कार्यपालिका, पहले नंबर पे हम विधायिका लिखेंगे। ठीक है दोस्त, विधायिका, विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, है ना, विधायिका यानी कि विधि का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। ठीक है, और प्रशासन से जुड़े जो काम है वो कार्यपालिका करती है। जैसे कि विधायिका में आपके संसद हो गए, संसद को हम विधायिका कह सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में हमारे जितने भी लीडर्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ठीक है जी, इसके अलावा मंत्रिमंडल है, वो सब कहीं ना कहीं कार्यपालिका के भाग है। सरकार का तीसरा अंग क्या है, न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार का तीसरा अंग है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का काम पूछा गया है, तो नीति व कानूनों को लागू करना।
है ना। बनाने का काम तो भाई विधायिका का है, उसको लागू करने का काम जो है कार्यपालिका है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल आप सभी को पता है, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्र स्तर पे है राष्ट्रपति, है ना। पूरे देश के लिए कौन है हमारे राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र के शासक है। ये कौन है, नाम मात्र के शासक है हमारे देश में भाई, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। इसी तरीके से राज्यपाल किसमें होते हैं भाई, कहां के लिए चुने जाते हैं, राज्य के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो राज्य में नाम मात्र के होते हैं, पूरा पावर वैसे इन्हीं का होता है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो इसको सीधे जो है राज्यपाल को जो चुना जाता है, चुनाव होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है सभी राज्यों के लिए, ठीक है। समझ में आया सभी को, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक कार्यपालिका का क्या कार्यकाल होता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, है ना, या फिर लोकसभा के सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। इसका कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा में जब तक बहुमत होगा, है ना, या फिर विधानसभा में जब तक बहुमत होगा राज्य स्तर पे, या लोकसभा में केंद्र स्तर पर लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक ही इनका कार्यकाल होगा। जैसे ही बहुमत खो दिया, कार्यकाल भी खत्म, समाप्त, सब खत्म, ठीक है। ये हिसाब किताब चलता है मेरे दोस्त। चलो, भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताने का है, ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि संसद के दो सदन है ना। जो हमारा संसद है, संसद के हमारे क्या है, अब सही दिखेगा तुम लोगों को, संसद के हमारे कितने सदन है भाई, दो सदन है ना। लोकसभा और एक दूसरी तरफ है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। अब बच्चों आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि यार ज्यादा पावरफुल तो भाई लोकसभा है, राज्यसभा कम पावरफुल है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। ये भाई जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनको तो जनता ने नहीं चुना, लेकिन फिर भी उसको हम ऊपरी सदन बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको हम निम्न सदन बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है, तो देखो राज्यसभा को कभी ना भंग नहीं किया जा सकता, इसको आप कभी भी भंग नहीं कर सकते। भंग करने का मतलब क्या है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है, ये जो है वो भंग हो सकता है ना। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त। तो लोकसभा तो भाई 5 साल के लिए चुने जाते हैं सदस्य, बीच में कभी भी खत्म हो जाएगा, तो संसद का कार्य जो है देश ठप हो जाएगा, संसद में कोई कार्य नहीं होगा। तो राज्यसभा है ना भाई काम करने के लिए, समझ लो। तो इस तरीके से हम राज्यसभा को ऊपरी सदन मानते हैं, लोकसभा को निम्न सदन मानते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है, मतलब कितने समय के लिए राज्यसभा के द्वारा वित्त विधेयक को रोका जा सकता है, तो 14 दिन के लिए, है ना। वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए ही राज्यसभा जो है वो रोक के रख सकता है, नहीं तो उसके बाद अपने आप वित्त विधेयक जो है वो राज्यसभा से पारित माना जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका का जो द्वितीय सदन है, जैसे हमारे द्वितीय सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, लोकसभा को हम पहला सदन कहते हैं, दूसरे सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही अमेरिका के द्वितीय सदन को हम क्या बोलते हैं, तो द्वितीय सदन को सीनेट बोला जाता है, ठीक है, सीनेट। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सीनेट सही आंसर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया दमदार भाई। ज्यादातर बच्चे जो है हमारे इसी क्वेश्चन में तो फंसते हैं, सब कुछ आ रहा होगा उनको, ठीक है, कथन कारण वाले वो गलत करके जाते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है। क्या ट्रिक है फिर से बता देता हूं, सुन लो, ताकि तुम्हारे नंबर भाई 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एमसीक्यू में, कथन कारण वाले 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फिक्स है 2 क्वेश्चन आने। करना कैसे, सबसे पहले अभिकथन को ध्यान से पढ़ लेना है आप लोगों को, और ये देखना है कि अभिकथन सही है या नहीं। उसके बाद कारण को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है, और कारण को भी देखना है कि सही है या नहीं। उसके बाद रिलेशन भी देखना है कि भैया क्या दोनों में रिलेशन बन पा रहा है या नहीं, ये देख लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। अब देखो मैं कैसे आंसर देता हूं, देखो क्या है अभिकथन, भारत में राज्यसभा में
उत्तर जनसंख्या वाले राज्य को अधिकतम तथा कम होगा। यहाँ पे भाई थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है आपको पता है, सिक्किम में मात्र एक है, सिक्किम में मात्र एक है, और यूपी में है लगभग 36 के आसपास। ठीक है, तो ये किस आधार पे दिया गया है? जनसंख्या के आधार पे। यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, सिक्किम की जनसंख्या कम है। ठीक है, तो ये बात तो भाई बिल्कुल सही है ना। हमारा जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखा है ना, जो अभिकथन दे रखा है बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दे रखा है, कारण क्या दे रखा है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया है। गलत है यार, ये तो गलत है। ठीक है, तो बस अब हमें पता चलेगा आंसर कि भाई अभिकथन सही है, कारण गलत है, बस यहीं पे खत्म होता है। अगर दोनों सही होता ना, जब दोनों सही होता फिर रिलेशन भी देखना होता कि दोनों में रिलेशन बन पा रहे हैं नहीं, तब हम कौन सा ऑप्शन बोलते कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करती है, तब हम बोलते। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही मैटर चल रहा है। यहाँ पे मैटर ये है कि भाई कारण तो गलत हो गया, सिर्फ अभिकथन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट जो दे रखा है यहाँ पे, यानी कि अभिकथन जो है वो सही है, आर यानी कि जो रीजन है वो गलत दे रखा है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि अभिकथन, यहाँ पे अभिकथन होगा भाई, अभिकथन। ठीक है, ए लिख दो, शॉर्ट में ए लिख दो, ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलो जी, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है हमारा, अभिकथन दे रखा है कि संसद की समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। जो संसद की जो समितियां है ना, उसको लघु विधायिका यानी कि छोटे स्तर की छोटी विधायिका कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी को पता है कि संसद में बहुत सारी समितियां होती है, समिति यानी कि कमेटियां बनाई जाती है, जो कि संसद के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो इसीलिए हम संसद की समितियों को लघु विधायिका भी कह देते हैं। बिल्कुल भाई, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये समितियां नहीं होंगी ना तो कोई कानून जल्दी बन ही नहीं पाएगा, संसद से पारित नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, है ना। कारण क्या है कि संसदीय समितियां विधेयक पर जीवन तथा तर्कपूर्वक विचार विमर्श करते हैं। जो संसदीय समितियां है, कोई भी विधेयक जब संसद में पेश किया जाता है तो जब जो समिति जो अवस्था होती है उसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया जाता है उस विधेयक पे कि भाई ये विधेयक जो है वो सही है नहीं है, देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो इस चीज में बहुत ज्यादा विचार विमर्श होता है। तो यहाँ पे देखो अभिकथन और कारण दोनों सही है मेरे दोस्त, और दोनों में क्योंकि जो संसदीय समितियां है उनकी बात होती हुई नजर आ रही है ना। मतलब कि नीचे कारण में बता रखा है कि लघु विधायिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो रिलेशन कहीं ना कहीं बन रहा है दोनों में। तो इस हिसाब से मैं कौन सा आंसर बताऊंगा कि हमारा जो अभिकथन है और जो कारण है दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या यहाँ पे करती हुई प्रतीत हो रही है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब कि हमें पता है कि भाई न्यायपालिका के 4 स्तर है। सबसे पहले है हमारा एससी सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसके बाद एचसी हाई कोर्ट, उसके बाद डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं भाई, अधीनस्थ, चौथे नंबर पे अधीनस्थ न्यायालय सबसे छोटे स्तर पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के कोर्ट से आप मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन क्या है, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। मतलब कि कोई ऐसा तो न्यायालय होगा भाई, कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसने फैसला सुना दिया है और सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वो है सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय, सैनिकों के लिए अलग से न्यायालय होता है, उसको हम सैनिक न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सैनिक न्यायालय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जनहित याचिका, है ना जी, जनहित याचिका के बारे में सभी को पता है
कि भैया समस्या किसी और की है और कोई और चला गया न्यायालय में, तो क्या है, जनहित याचिका है। जनहित के लिए कोई व्यक्ति दूसरी की समस्या को लेकर चला गया न्यायालय में तो जनहित हो जाएगा, है ना, जनहित याचिका हो जाएगा। किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया, भाई किस देश से लिया है हमने जनहित याचिका को, किस देश से लिया है, तो ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, सही हो गया आंसर। चलो जी आगे बढ़ो और 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 साल तक काम कर सकता है भैया, 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। चलो जी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39, न्यायालय की अपील अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। न्यायालय की अपील अधिकारिता का मतलब क्या है? यहां पे न्यायालय की अपील अधिकारिता का मतलब यही है कि मतलब वो कोई भी जैसे सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय अपने मतलब कोई भी जैसे मुकदमा है तो उसको किस तरीके से मैं सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपनी सुनवाई करवा सकता हूं, है ना। तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 134। ठीक है, अनुच्छेद 134 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब कोई भी अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है, उसमें से कौन सा योग्यता इसमें से नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो भाई होना जरूरी है, ये तो होना चाहिए। वह लोकसभा की नजरों में माननीय न्यायाधीश हो, तो लोकसभा से क्या मतलब होना चाहिए भाई? लोकसभा में तो हमारे नेता लोग हैं और ये इसको न्यायाधीश बनना है किसी व्यक्ति को, है ना, तो लोकसभा के नजर वजर से उनको कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो भाई गलत हो जाएगा। चलो, वह हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो, ठीक है, तो ये सारे सही है, ये तीनों सही है, ये बी जो दे रखा है वो गलत है ना। इस हिसाब से आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया आज 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर सही से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक गेम शॉर्ट वीडियो देखने में लगा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसको भाई उनको भी भेज देना, उनका भी कुछ भला हो जाएगा यार, वो भी रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आ जाएंगे और अपनी स्टडी को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, कुछ सीख ही लेंगे भाई, है ना। तो शेयर कर देना इस वीडियो को। और बाकी अगले वीडियो की मैं बात करूं, सैंपल पेपर की एक और वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, मिलूंगा आप लोगों से कल। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।